हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं तुम्हारी 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये पार्ट 2 रहने वाला है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, स्मॉल बिजनेस क्या है, एमएसएमएस वगैरह के बारे में हमने किया था, एनएसआईसी, डीआईसी, इन चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने किया था। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया हमने किया था, एनएसआईसी और डीआईसी के और नाबार्ड के बारे में हमने किया था। आज इसके आगे का हमने स्टार्ट करना है, जो कि टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, इसके साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा आज खत्म। तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर पिछला पार्ट देखना है तो सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स, सारे पार्ट्स तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। तो टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है। सो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है कि स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं, स्मॉल बिजनेस हमारे लिए क्यों इतने ज्यादा जरूरी होते हैं। तो हमने बोला है कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, वो हमारे देश के ना सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयर है वो है हमारे देश में एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग आज भी एग्रीकल्चर में हैं। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयर है वो है स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, एमएसएमईज। क्यों ऐसा है? क्योंकि बेटा जो ओनर है इन स्मॉल बिजनेस का, एक तो वो ओनर खुद एम्प्लॉयड है, एक तो वो ओनर खुद जो है वो जॉब के लिए नहीं ढूंढ रहा है, प्लस वो अपने अंडर कम से कम 2-4 लोगों को तो एम्प्लॉय रखता ही रखता है। छोटी सी किराने की दुकान में भी एक छोटा सा लड़का होता है ना, छोटू जिसको बोलते हैं, छोटी सी किराने की दुकान में भी कोई ना कोई तो एम्प्लॉय होता ही होता है। तो तुम्हारा आज कितना भी छोटा बिजनेस है, 1-2 एम्प्लॉयज तो हर किसी के पास होते हैं। तो एक तो ये बंदा खुद नहीं नौकरी कर रहा, खुद एम्प्लॉयड है, प्लस ये किसी और को भी अपने साथ रख रहा है। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो हमारे देश के सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिस वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब स्मॉल बिजनेसेस में बेसिकली जो ओनर होता है, जो बिजनेस मैन, बिजनेस वुमेन होती है, जो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम एक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ बिजनेस। तो तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, जो ओनर है उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। जो तुम्हारा बिजनेस है, जो तुम्हारी दुकान है, उसको बोला जाता है एंटरप्राइज। इंसान जो कर रहा है बिजनेस, जो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन है, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। तुम्हारी दुकान को बोला जाता है एंटरप्राइज। एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। की तुम कर क्या रहे हो? तुम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो। देखो, बेसिक भाषा में बोला जाए तो ये एक बिजनेसमैन है, ये एक दुकान है और ये बिजनेस करना है। पर इसी को हमने एक फैंसी नाम दे दिया, एक फैंसी शब्द दे दिया, और कुछ मतलब नहीं है। सिंपल भाषा में मतलब यही है कि तुम बिजनेस कर रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप माने तो मैं बिजनेस कर रही हूँ, आई एम डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम डूइंग बिजनेस। बस उसी का एक फैंसी वर्जन है और कुछ बात इसमें नहीं है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अपना खुद का बिजनेस। ठीक है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। कहते हैं नौकरी करने से अच्छा या प्रोफेशन करने की जगह पे अगर तुम अपनी खुद की दुकान खोल लो, खुद का बिजनेस खोल लो, तो उसको तुम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? कि तुम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो एज अगेंस्ट डूइंग किसी के अंडर नौकरी, या डूइंग योर ओन प्रोफेशन लाइक अ सीए, लॉयर, डॉक्टर, एटसेट्रा। ठीक है, जो इंसान ये करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। उसकी जो दुकान है, जो उसका शोरूम है, जो भी उसका स्टार्टअप है, जो भी जगह है, उसको एक एंटरप्राइज बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की? ये जो बिजनेस करने की एक्टिविटी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहली है कि भैया ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, यानी पूरे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के साथ होती है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया चलो आज बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं होता। 4 चीजें सोचते हो, पैसे के बारे में सोचते हो, क्या प्रोडक्ट या सर्विस देना है उसके बारे में सोचते हो, कस्टमर के बारे में सोचते हो, रॉ मटेरियल के बारे में सोचते हो, कहाँ बिजनेस करना है ये सोचते हो, लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में सोचते हो। तो ये पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तुम बहुत सारी चीजों को आपस में ज्वाइन करते हो कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, बहुत सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाते हो और फिर जाके बिजनेस करते हो। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, अगर तुम कोई इलीगल काम कर रहे हो, लेट्स से तुम कोई इलीगल चीज बेच रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो कोई, और कहने को तो भैया तुम बोलोगे ये भी मेरा बिजनेस है, कुछ बेच रहा हूं, है ना, बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन भैया उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। बिजनेस उस चीज को बोला जाएगा जिसको तुम लॉफुली कर रहे हो, लीगली कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ड्रग्स बेच के इलीगली पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, ये मेरा बिजनेस है, नहीं। पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ चीजें बेच के, पर लीगल तरीके से, लीगल चीजों को बेच के प्रॉफिट कमाओ, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप, उसी को बिजनेस बोला जाएगा। एक पर्पस के लिए होना चाहिए, कि कोई पर्पस होना चाहिए, उसके पीछे का कुछ गोल होना चाहिए तुम्हारा।
इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन होना चाहिए कि अगर मेरे यहाँ पे 3 किराने की दुकानें थी और वैसे ही एक किराने की दुकान मैंने भी खोल ली, मैंने इनोवेशन क्या किया? क्या तुम बता सकते हो इन चारों में से कौन सी दुकान अलग है? चारों सेम ही तो दिख रही हैं, कुछ अलग है ही नहीं। पर अगर मैंने कोई थोड़ी अलग तरीके की दुकान खोली, अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली जो दुकान है, ये क्लियरली अलग है इन चारों दुकानों से। ये चारों दुकानें तो सेम टू सेम है, इन चारों ने तो कुछ अलग किया ही नहीं है। पर ये जो मेरा सर्कल है, ये क्लियरली अलग है इन चारों दुकानों से। इसने कुछ ना कुछ इनोवेशन करा है। ऐसे नहीं कि मतलब सर्कल की स्क्वायर की जगह सर्कल बना दी दुकान, सर्कल दुकान बन नहीं सकती, पर मैंने अलग बनाने के लिए दिखाया है। सिंपल भाषा में ये हो सकता है कि ये चारों तो नॉर्मल किराने की दुकानें थी, इसने खोल लिया एक 24/7 शॉप। इसने खोल ली कोई ऐसी चीज जहां पे कुछ अलग चीजें ये बेच रहा है। ठीक है, इन चारों दुकानों पे सेम वही पुराने लेज और कुरकुरे बिकते थे। इसने एक ऐसी दुकान खोली जहां पे कुछ में भी महंगी चीजें बिक रही हैं, थोड़ी सी है ना, किराने की ही थोड़ी महंगी चीजें बिक रही हैं, थोड़ी ज्यादा सुंदर इसने बना दी, शेल्फ थोड़ी सी अच्छी रख दी है और 24/7 शॉप खोल दिया है, पढ़े लिखे लोगों को रख दिया है जो साफ सुथरे तरीके से सारा सबको डील कर रहे हैं। अगर ये कुछ अलग कर रहा है, अलग करना, कुछ नया करना, उसको इनोवेशन बोला जाता है। और इनोवेशन करना एक बिजनेसमैन का कर्म धर्म होता है, इनोवेशन तुम्हें करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तुम प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हो कि पहले मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, रॉ मटेरियल को कहाँ लेके जाऊंगा, उससे कैसे फिनिश गुड बनाऊंगा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या मशीनें लगेंगी, कैसे लेबर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे फैक्ट्री सेटअप होगी। तो पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना, ये भी बिजनेस के अंदर करना होता है। एंड रिस्क टेकिंग तो बेटा तुम्हें पता ही है, मैं पहले चैप्टर से बोलती आ रही हूँ, अगर बिजनेस करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस, आई रिपीट, कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस भी रिस्क फ्री नहीं हो सकता। छोटी सी अगर दुकान भी है तुम्हारी तो भी रिस्क लेना पड़ेगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बट ऑल्सो हायर द रिस्क हायर विल बी द लॉसेस। 10 रुपए लगाया तो 10 रुपए डूबने का डर है, 10,000 लगाए तो 10,000 रुपए डूबने का रिस्क है, 10 लाख रुपए लगाए तो रिस्क भी 10 लाख डूबने का होगा। पर जितना पैसा लगाओगे रिस्क ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी अगर मिलेगा तो उतना ही ज्यादा मिलेगा। 10 रुपए लगा के कितना प्रॉफिट कमाओगे? 2 रुपए। 10 लाख लगा के कम से कम 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट तो कमा सकते हो ना। सो रिस्क टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिना रिस्क का कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑन्टरप्रिन्योरशिप एक्टिविटी नहीं हो सकती। फिर आती है मेरे पास स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है बेटा, आजकल जो है पिछले कुछ सालों में, यू कैन से प्रोबेबली पिछले एक डेकेड में बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया है हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है इंडिया में। ठीक है, पहले स्टार्टअप करना, बिजनेस करना बहुत ही ऐसे माना जाता था कि अरे नहीं नहीं, ये सब तो लॉस मेकिंग चीजें हैं, ये तो रिस्की चीजें हैं, ये नहीं करना चाहिए। एवरीवन वाज मैड ओवर जॉब्स। पर आज की डेट में इतना ट्रेंड आ गया है कि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे 12वीं क्लास के 11वीं क्लास के बच्चे कह रहे होते हैं हम स्टार्टअप करेंगे। घर पे छोटा छोटा कुछ कुछ वो अपने हैंड से हैंडमेड चीजें बना रहे होते हैं बच्चे। कुछ मैंने देखा है मेरे खुद के स्टूडेंट्स, एक कैफे, एक बेकरी एक बच्चा चला रहा था कि मैं बेक करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुकिंग। तो आज की डेट में वो स्टार्टअप कल्चर जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से एक मेजर रीजन जो है हम बोलेंगे वो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने इतना हेल्प किया है स्टार्टअप्स को कि छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में स्टार्टअप करने का सोचने लग गए हैं। देखो, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है हमारी भारत सरकार का, जिससे कि हमारी जो सरकार है एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना चाहती है जहाँ पे हर एक बंदा स्टार्टअप कर सके, इनोवेशन ला सके, कुछ नया सोच सके, कुछ नया कर सके। ठीक है, 17 फरवरी 2017 को नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, जिसके अंदर बोला गया कि एक स्टार्टअप क्या होता है, जिसके अंदर डिफाइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, कि एक स्टार्टअप क्या होता है। जो भी इंडिया में कोई कंपनी खुली है उसको स्टार्टअप बोलेंगे, अगर वो कंपनी 5 साल से ओल्डर नहीं है तो। अगर वो एनुअल टर्नओवर उस कंपनी का अभी 25 करोड़ नहीं हुआ है किसी भी पिछले साल में, तो टर्नओवर माने तो सेल्स। ठीक है, अगर वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन है, अगर उसने कुछ नया इनोवेशन लाया है, ठीक है, उसने कुछ भी कमर्शियलाइज प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी बेचा है, ठीक है, उसके पास कोई भी आईपीआर या कोई भी पेटेंट है, ठीक है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर कोई भी कंपनी इंडिया में खुली है, 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, और वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही है, या फिर उसके पास कोई आईपीआर कुछ पेटेंट है, या फिर वो कुछ इनोवेशन के टुवर्ड्स काम कर रही है, तो ऐसी कंपनी को, ऐसे बिजनेस को हम एक स्टार्टअप बोलेंगे, स्टार्टअप की कैटेगरी में डालेंगे। और अगर तुम स्टार्टअप की कैटेगरी में आ गए तो तुम्हें बहुत सारे फायदे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन थी कि स्टार्टअप है कौन। अब देखते स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर अगर तुम स्टार्टअप कहलाए तो तुम्हें मिलेगा क्या क्या।
क्या क्या तुम्हें मिलेगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम का एम क्या था, इट विल ट्रिगर एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, मतलब पूरे देश में कल्चर लाना था एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। इट विल इनकलकेट एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, तुम्हारे अंदर वैल्यू आएंगे, सोसाइटी के अंदर वैल्यूज आएंगे, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज। हर कोई इन्फ्लुएंस होगा कि भैया मुझे भी अपना खुद का स्टार्टअप खोलना है। लोग अवेयर होंगे कि भैया कितनी अच्छी जिंदगी होती है एक बिजनेसमैन की, एक बिजनेस वुमेन की कितनी अच्छी जिंदगी होती है, स्पेशली अमंग द यूथ, जो कि हुआ भी है। यूथ में आजकल बहुत ज्यादा कल्चर आया है, हम अपने छोटे छोटे बिजनेस करेंगे, क्यों जाके किसी के अंडर नौकरी करे, किसी और की सुने, जब खुद का बिजनेस कर सकते हैं तो, ठीक है ना। एनकरेज करे ज्यादा से ज्यादा नए नए तरीके के स्टार्टअप्स को, उनको मोटिवेट करे, एजुकेटेड लोगों को, साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को, कि तुम भी भैया बिजनेस करो, ये भी उतना ही अच्छा करियर है जितना अच्छा करियर तुम्हें किसी भी एक अच्छी कंपनी में एज ए नौकरी करके मिलेगा, उतना ही अच्छा करियर यहाँ भी है अगर तुम खुद का बिजनेस खोलोगे और उसको अच्छे से चलाओगे तो, ठीक है। चलो, सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तुम्हारे शुरुआती फेज में तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तुम्हें प्री स्टार्टअप शुरू करने से पहले सपोर्ट मिलेगा, इनिशियल टाइम पे सपोर्ट मिलेगा, स्टार्टअप शुरू करने के बाद तुम्हारी ग्रोथ फेज में तुम्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। broad base the entrepreneurial supply by meeting the specific needs of underrepresented target groups, like अगर तुम women में अगर तुम एक women हो, बैकवर्ड एरिया में अगर तुम रहते हो, अगर तुम्हारी बैकवर्ड कास्ट है, अगर तुम गरीब हो, ठीक है, SC ST की कास्ट में अगर तुम आते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसे अंडर रिप्रेजेंटेड लोग जो हैं, इनको तो सरकार और भी ज्यादा स्पेशल हेल्प करेगी। तो सरकार चाहती क्या थी, सरकार चाहती थी कि स्पेशली अमंग द यूथ, अमंग द एजुकेटेड यूथ, सरकार लोगों को ये फील कराए कि भैया सिर्फ नौकरी में नहीं, यहाँ भी बहुत अच्छे लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी इज्जत है, बहुत अच्छा करियर है, सो दैट लोग जो है धीरे धीरे स्टार्टअप की तरफ बढ़े, अपना खुद का बिजनेस करने की तरफ बढ़े, सो दैट वो खुद भी नौकरी की तलाश में अनएम्प्लॉयड ना बैठे रहे और वो दूसरों को भी नौकरियां दे, दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया के अंडर हम लोग जो है बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे, मदद कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, कहते हैं अगर तुम एक स्टार्टअप हो, अगर तुम अभी नया नया अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, तुम्हारे लिए सारे लीगल प्रोसेसेस को, हर चीज को सिंप्लीफाई करके देंगे, हैंड होल्ड करेंगे, जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, ऐसे अर्ली फेज में सरकार कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चलाऊंगी, तुम्हारी मदद करूंगी कि तुम कैसे अपने स्टार्टअप को आगे लेके जा सको, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया हब बनाया जिसके अंदर सारे स्टार्टअप्स खुद को रजिस्टर करें, साथ मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, साथ मिलके काम करें, सारी लीगल सपोर्ट उनको मिलेगी, उनकी पेटेंट एग्जामिनेशन को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। पेटेंट क्या होता है कि अगर तुमने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी ऐसा प्रोसेस बनाया है, कोई भी ऐसा डिजाइन बनाया है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे रेट पे बिक सकता है, पर तुम्हें डर है कि लोग ये कॉपी कर लेंगे, तो तुम उसका पेटेंट करवा लेते हो, जैसे तुम अपनी कंपनी के नाम का कॉपीराइट ट्रेडमार्क करवा लेते हो, ठीक है, गानों का कॉपीराइट हो जाता है, वैसे ही पेटेंट हो जाता है तुम्हारे प्रोडक्ट का, डिजाइन का, प्रोसेस का, ठीक है। तो वो पेटेंट अगर तुमने ले लिया, उसका 5 साल कुछ का टाइम लग जाता है पेटेंट लेने में, लाखों रुपए लग जाते हैं पेटेंट लेने में, सरकार कहती कोई नहीं, तुम पेटेंट के लिए कोई चीज तो बनाओ, पेटेंट तुम्हें हम लेके देंगे, जल्दी जल्दी सस्ते में लेके देंगे। सरकार कहती है अगर सब करने के बाद भी तुमसे नहीं चला तो हम तुम्हें एग्जिट भी आसानी से कराएंगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम्हें एग्जिट भी अगर तुम्हें करना है कल को बिजनेस से, बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, एग्जिट भी मैं अच्छे से करवाऊंगी तुम्हारी, वहां भी मैं हेल्प करूंगी। हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप, इंक्यूबेटर क्या होता है बेटा, जैसे शार्क टैंक अगर तुमने देखा हो, जहां पे जो शार्क्स है वो पैसा देते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं अपनी छोटे छोटे बिजनेसेस को, वैसे ही सरकार कहती है हम प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके साथ काम करेंगे और उनको बोलेंगे कि वो भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स को पैसा दें, अपनी एक्सपर्टीज दें, और वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में अपनी थोड़ी थोड़ी शेयर कैपिटल ओनरशिप लेके उनके साथ काम करवा के छोटे छोटे बिजनेसेस को भी आगे बढ़ाएं। वही बात है ना, जैसे बड़े बड़े जो बिजनेस है, बोट है, शार्क टैंक पे जितने भी आते हैं, ये अपनी शुगर कॉस्मेटिक्स है ना, इन सबको बोले इनके ओनर्स को तुमने अपना तो बिजनेस बना लिया, अब छोटे छोटे बिजनेसमैन की मदद करो ताकि वो भी अपना बिजनेस बना सके, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशन, तुम्हें 5 साल के लिए टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाता है अगर तुम स्टार्टअप हो, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब ऐसी टैक्स एग्जम्पशन, बहुत सारे एग्जम्पशन सरकार देती है ताकि एक जो स्टार्टअप है वो अच्छे से अपना स्टार्टअप कर सके, ठीक है। लास्ट फिर मेरे पास टॉपिक आता है वेज टू फंड स्टार्टअप, अच्छा आईपीआर के बारे में भी है आगे, ठीक है। दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, वेज टू फंड स्टार्टअप एंड आईपीआर। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, तुम पैसा कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हो, पहले तो है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप मतलब तुम्हारा जूता है, तुम्हें अपने जूते की लेस खुद ही बांधनी पड़ती है, कोई दूसरा आके नहीं बांधेगा। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सबसे पहले तो अपने खुद के घर से पैसा लेके आओ, खुद अपना पैसा लगा के बिजनेस शुरू करो, क्योंकि बिल्कुल जीरो पे कोई भी तुम्हें पैसा नहीं देगा,
तो जीरो से तो शुरू करना है, खुद अपने पैसे से करना पड़ता है। क्राउड फंडिंग होता है बेसिकली ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, स्पेशली बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस आते हैं, तो सारे बिजनेस अपना अपना बिजनेस पिच करते हैं और क्राउड जो है वो साथ मिलके उनको फंड करता है, छोटे छोटे बिजनेसेस को। ऐसा नहीं शार्क टैंक की तरह की 5 लोग बैठे हैं और वही फंड करेंगे, नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोग आते हैं, तुम उन सबके सामने अपना बिजनेस पिच करते हो, जिसको अच्छा लगता है वो पैसे देता है, ठीक है। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल होता है वो जो एक परी होती है ना, परी क्या करते हैं, एंजल क्या करते हैं, तुम्हारे अर्ली स्टेज में, जब तुम बहुत अर्ली हो, जब तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा, उस टाइम पे जो कोई तुम्हें पैसा दे उसको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। वेंचर कैपिटल, जितने भी ये तुम देखते हो शार्क टैंक पे, जितने भी ये बैठे होते हैं ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ठीक है, वेंचर कैपिटल जिनको बोला जाता है, जो यूजुअली या तो अपना खुद का पैसा लगा देते हैं या फिर उनकी कंपनी होती है, उनका वीसी फंड होता है, ठीक है। वीसी फंड क्या करता है ना, वो कंपनी का काम ही ये है कि वो किसी से पैसा उधार पे ले और आगे कंपनियों में लगा दे, समझ रहे हो, और फिर उन कंपनियों से पैसा वापस लेके पीछे पैसा वापस कर दे, लाइक अ बैंक टू सम एक्सटेंट यू कैन से। तो वीसीज का काम ही है, उनका फुल टाइम बिजनेस है, उनका फुल टाइम कंपनी है, बिजनेस है कि वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करे और उनसे रिटर्न लेकर आए, अपना खुद का पैसा वो बना सके, और जहां से भी कहीं से उन्होंने पीछे से पैसा ले रखा है उनका पैसा वापस करे, ठीक है। बिजनेस incubators एंड accelerators, these are also somewhat like VC funds. बिजनेस accelerators, again these are कंपनीज जिनका मेन काम ही ये है, पर इनका काम थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू VCs। ये तुम्हें फुल ऑन एजुकेशन भी देते हैं, ये अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हैं और तुम्हें पूरा तरीके से हेल्प करते हैं तुम्हारे बिजनेस में, कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ये अपने नेटवर्क्स को यूज करते हैं और तुम्हें तुम्हारा बिजनेस करने में मदद करते हैं। एंड देन माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज तो होते ही हैं, दीज आर लाइक स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बैंक्स, नॉट एग्जैक्टली बैंक्स बट समवॉट लाइक बैंक्स, जो माइक्रो फाइनेंस लिख रहे हैं ना, छोटे छोटे लेवल पे फाइनेंस करते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए दे देंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, ठीक है,